Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are discussing class 9 chapter 3 biology and chapter name is biodiversity. So before going into this video, kindly like, share and subscribe to my channel. So आज हम एक ही वीडियो में पूरे इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स और इनके डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले इसके अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें बायोडाइवर्सिटी के, तो आपने देखा होगा या आप जानते हैं कि दुनिया में कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स हैं, चाहे उसमें एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट जो हैं उनका मानना है कि 2 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 2 मिलियन जो वो हैं ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं 2 मिलियन तक मुख्तलिफ अक़साम की पाई जाती हैं दुनिया में, ये साइंसदानों का मानना है। पाकिस्तान में सिर्फ अगर हम देखें तो प्लांट्स की 6000 किस्में हैं और जानवरों की जो हैं वो 23,000 किस्में हैं। अगर जस्ट हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, डिफरेंट ये वाली जो स्पीशीज़ हैं जो जिनमें इतनी डाइवर्सिटी है, ये साइज़ में, शेप में, कलर में, इनके फीचर्स में और इनके जो फंक्शंस हैं, जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो हर स्पीशी का जो है स्पेसिफिक रोल होता है इकोसिस्टम में, कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो अपना डिफरेंट उनके रोल्स होते हैं। अगर हम इसमें पढ़ें बायोडाइवर्सिटी में, तो ये जो इनके डिफरेंसेस हैं ये बायोडाइवर्सिटी को और इनरिच करते हैं, इन्हेंस करते हैं। अब इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, मेन 2 ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे इस यूनिट में। 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। पहला पर्पस हमारा ये होगा। नेक्स्ट हम जो ये यूनिट पढ़ेंगे इसमें और हम क्या जानेंगे, और ये पढ़ेंगे कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या अफेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे। हार्मफुल एंड पॉजिटिव दोनों अफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आज हम सारा कंप्लीट करेंगे, 1 गो में ये हम रिवीजन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। सो अगर आपको इससे पीछे चैप्टर या इसके आगे वाले चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। इसके पिछले जो चैप्टर है उनकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अब बाकायदगी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब पहले हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, इसके वर्ड का क्या मतलब है, एंड नेक्स्ट उसकी फिर एक्सप्लेनेशन। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो है, इसका जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, मतलब ये कहाँ से आया है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से कि बायो मीन्स लाइफ। बायो का हमें पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटीज़। जो एक स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ड का मतलब ये है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। हमारे जो इकोसिस्टम है डिफरेंट, जैसे हम अगर कहें कि वाटर एनिमल्स हैं उनमें कितनी बायोडाइवर्सिटी है, लैंड जो स्पीशीज़ हैं उनमें कितनी बायोडाइवर्सिटी है, या एयर की जो स्पीशीज़ हैं, जो फ्लाइंग स्पीशीज़ हैं, उनमें कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी एज अ होल हम कहते हैं कि किसी एरिया में डिफरेंट स्पीशीज़ या उनके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो वेराइटीज़ हैं उनकी स्पीशीज़ की, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्रॉस द ग्लोब जो है पूरी दुनिया में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, कि एक रीजन में जितने बायोडाइवर्सिटी की वेराइटी है या जितनी ज़्यादा है ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी, तो दूसरी जगह पर भी इतने होंगे। नो, बायोडाइवर्सिटी है इनकी जो वो है, मतलब ये कहाँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये डिपेंड करता है उस एरिया की 3 फैक्टर्स पर। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है,
वहाँ का एल्टीट्यूड क्या है, मतलब हाइट, कितनी हाइट पे है वो जगह, क्लाइमेट मतलब उसका वहाँ का मौसम कैसा है, और वहाँ की सॉइल कंपोजिशन कहाँ क्या है। ये 3 चीज़ें जो हैं इसकी बेस पर बायोडाइवर्सिटी या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब अगर हम ओवरऑल इसका देखें कि कहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं अर्थ के, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होगी, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे बनिस्बत पोलर रीजन्स जो हैं। पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच नहीं होती जितनी के ट्रॉपिकल रीजन्स में होती। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी की, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसमें जितनी ज़्यादा इनकी बायोडाइवर्सिटी होगी, उसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा फूड, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें हेल्प करेगा। सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसको देखें तो फूड में क्रॉप्स जो हैं, लाइफ स्टॉक जो है, और फॉरेस्ट्री और जो फिशेस हैं, ये हमारी ह्यूमन की फूड की जो नीड है उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होगी, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स की जो मेडिसिन जो है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जो एनिमल हेल्थ जो है, इसका कंसर्न बायोडाइवर्सिटी के साथ है। प्लांट जो है उससे हम मेडिसिन लेते हैं, एनिमल से फंजाई जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल जो विटामिन है उनका, और जो दूसरी मेडिसिन है उनका सोर्स है। अगर हम देखें ड्रग्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है या एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे जो हैं ये फंजाई से डिराइव हुए हैं। कैफीन को अगर हम देखें जो हम यूज़ करते हैं, मॉर्फिन को या क्यूनिन को, ये सारे जो हैं ये प्लांट से डिराइव हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रग्स एंड मेडिकेशन जो है, हमारी जो मेडिसिन की जो फील्ड है या जो मेडिकल की फील्ड है, इसमें बायोडाइवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स अगर हम बायोडाइवर्सिटी के देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं, फाइबर्स, डाइज और रेजिन्स, गम्स जो हैं, इन सब को, रबर, ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रियल जो बेनिफिट्स हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी के, प्लांट से ये सारे डिराइव्ड हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इकोसिस्टम के साथ रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, जरखेज़ी जो है सॉइल की उसको इंक्रीज़ करना, क्लाइमेट को बैलेंस करना, ये सारी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड हैं। और भी अगर हम देखें इसे जर्नली हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, एनिमल और प्लांट जो है ये हमारी हर बेसिक नीड को पूरी कर रहे हैं, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे नीड हो, चाहे वो हमारी क्रॉप्स के लेवल पर हो, फूड के लेवल पर हो, या हमें ट्रीटमेंट के लेवल पर हो, या हमारे इकोसिस्टम को बेटर बनाने के लिए हो, ताकि हम इनहेल एंड एक्सहेल अच्छे से कर सकें, हमारी रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक हो। तो इन सब का जो है क्या है, बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेशन है। विदाउट बायोडाइवर्सिटी दिस ऑल आर नॉट पॉसिबल, और अगर ये सारे पॉसिबल नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस जो हमने जनरली डिस्कस की। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी को हमने पढ़ा कि ये वैरायटी को कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को। अब ऑर्गेनिज्म की वैरायटी कैसे हुई है, उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है। वी ऑल नो दैट क्लासिफिकेशन अकर्स, या जो साइंटिस्ट है वो क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को जस्ट टू मेक देम ईजी टू अंडरस्टैंड और टू रिमेंबर और टू स्टडी। तो हम इनको सिंप्लीफाई करके अभी पढ़ेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, साइंटिस्ट के मुताबिक अभी तक 2 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स डिस्कवर हो चुकी है। इनमें से अगर हम देखें 1.5 मिलियन एनिमल की स्पीशीज़ हैं एंड 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट की काइंड्स हैं। ये सिर्फ ओवरऑल जो अभी तक जितना हमारा एस्टिमेट है कि अर्थ पर कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट है जो डिस्कवर हो चुकी है। अब इससे भी ज़्यादा 20 या 200 मिलियन तक स्पीशीज़ जो है वो एस्टिमेट हुई हैं कि वो ज़मीन पर एग्जिस्ट करती हैं, बट दे आर नॉट येट डिस्कवर्ड। अभी तक ये टोटल अमाउंट डिस्कवर हो चुकी है। तो इन सब को, क्योंकि अभी और भी स्पीशीज़ आनी है, इनको ईजी बनाने के लिए, इनको फर्दर ईजिली स्टडी करने के लिए
2 मिलियन स्पीशीज़ भी कोई जो है छोटा नंबर नहीं है। तो इसको ईज़िली स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफ़ाई किया। कैसे किया क्लासिफ़ाई? अगर देखें हम तो इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफ़ाई किया। इसलिए हम क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच scientists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. इनके एक जैसापन जो है वो और इनका क्या किन चीज़ों में ये लोग मुख्तलिफ हैं। ये स्पीशीज़ जिन चीज़ों में सिमिलर हैं उन स्पीशीज़ को एक ग्रुप में रखा और जिन जिन चीज़ों में डिफरेंट हैं तो उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि जब हम स्टडी करें या हमारे बाद जो लोग स्टडी करें, क्योंकि तब और भी स्पीशीज़ डिस्कवर होते जाएंगे, तो उनके लिए इसको स्टडी करना ईजी हो। सो ये है क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स की। अब क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है, सबसे पहले एरिस्टोटल ने इनको क्लासिफाई किया हैबिटेट की बेस पर, यानी एयर के, वाटर के या लैंड के। एयर की जितनी भी स्पीशीज़ थी उनको एक ही ग्रुप में रखा और वाटर की जितनी स्पीशीज़ थी उनको एक ही ग्रुप में रखा एंड देन लैंड की जो स्पीशीज़ थी। लेकिन इस ये जो है एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है हैबिटेट की बेस पर, इसको जस्टिफाई नहीं किया गया। मतलब इसको जो है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको एक ही ग्रुप में सिर्फ एक ही करेक्टर की बेस पर नहीं आप रख सकते कि उनका हैबिटेट सेम है तो उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि हैबिटेट का सेम होना जो है वो कोई ऐसी वजह नहीं है, बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं जो उनको डिफरेंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है फ़िश एंड टर्टल की। फ़िश एंड टर्टल जो है वो दो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। अगर हम उनकी जेनेटिक्स देखें, हम उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें और हम इनका रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जो देखें, इनकी जो मॉर्फोलॉजी देखें, तो वो बिल्कुल दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो सिर्फ इसलिए कि दोनों जो हैं वाटर में रहते हैं, इनको हम सेम ग्रुप में नहीं रख सकते। इसलिए बाद में बायोलॉजिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया किसकी बेस पर? जो इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनकी साख्त है, कैसे उनकी साइज़ उनका कैसा है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और वो खाते पीते क्या हैं, वो रहते किधर हैं, इन सब की बेस पर बाद के बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक ऑर्गेनिज्म को लिया और वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट को अलग एंड यूकैरियोट्स को अलग। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ऐसे चेक करते रहे, जो प्रोकैरियोट होंगे उनको प्रोकैरियोट के ग्रुप में, जो यूकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट के ग्रुप में। लेट मी रिमाइंड यू कि प्रोकैरियोट्स बिल्कुल इनिशियल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वाले एनिमल्स हैं और जिनमें प्रॉपर एक न्यूक्लियर जो वो है वॉल है वो नहीं होता, एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ज़्यादातर प्रोकैरियोट जो हैं वो बिल्कुल यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। लेकिन यूकैरियोट जो हैं ये हायर डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हैव अ वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियर जो इनका इन्वेलप होता है, जो इनका कोटिंग होती है, ये सारी इसमें कंप्लीट होती है। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बेस पे हुई। यूनिसेलुलर वन सेल से जो बने होते हैं, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, ये लोअर बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से भी नज़र आते हैं, मोर देन वन सेल से जो बने होते हैं। इसकी बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। देन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, ये भी एक बहुत अच्छी एक आप कह सकते हैं कि डिवीजन हो सकती है। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक हैं, जो अपनी जो फूड है वो खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स वो हैं दैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ये इनमें एनिमल्स आते हैं क्योंकि वो प्लांट्स को लेते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपने फूड खुद बनाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। हेटरोट्रॉफ्स वो हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब कि ये जो है ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड की नीड के लिए। इनमें सारे एनिमल्स आते हैं और इनमें सारे क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट जो है अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसमें एक डेवलपमेंट आती है। अब जो क्लासिफिकेशन है उनकी बेसिस है नॉट जस्ट दिस फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। अब इन चीज़ों को भी वहाँ पर स्टडी किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। नंबर वन, जेनेटिक्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक तो एक जैसी हो, जिनकी जेनेटिक्स भी एक हो, जेनेटिक मटेरियल सेम हो, तो उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। एनाटॉमी, उनके जो इंटरनल ऑर्गन है, ऑर्गन लेवल जो स्टडी है, अगर हम देखें सेल लेवल अगर हम उसकी स्टडी करें, एनाटॉमी उनकी सेम है, उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। फिजियोलॉजी इनकी जो इनके जो एक तरह से बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर सब ऑर्गेनिज्म में सेम बॉडी ऑर्गन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं देन दे विल बी केप्ट इन सेम ग्रुप। नेक्स्ट वन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें, इनके पेरेंटल उसको देखें, स्टडी करें कि ये कहाँ से एराइज हुए हैं, वहाँ तक अगर हम इनके जाएं कि इनके ये किसकी ऑफस्प्रिंग है, और इनके जो बिल्कुल पीछे इनका जो सारा रिकॉर्ड चेक करें, वहाँ पर अगर इनकी सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं देन दे विल बी केप्ट इन सेम ग्रुप। सो ये बेसिस थी क्लासिफिकेशन की कि ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। मकसद क्या है क्लासिफिकेशन का, हमने बहुत बार पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स को पहले तो उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इनके दरमियान डिस्कस करके उसकी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसका सोलो जो मकसद होता है वो ये होता है टू मेक इट ईजी फॉर स्टडी, इसको स्टडी वाइज ईजी बनाने के लिए, ताकि हर कोई ईजिली इसको स्टडी कर सके, इसलिए की जाती है क्लासिफिकेशन। दूसरा, एवोल्यूशनरी आइडिया हमें मिल जाता है इसकी सीक्वेंसेस का। जैसे अब तक ये एक मसला बना हुआ है कि एवोल्यूशनरी कौन कैसे हुई एवोल्यूशन, और उसकी बेसिस क्या थी, इसकी सीक्वेंसेस क्या थे। तो सिंपल और कम्प्लेक्स से, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, हमें ये आइडिया मिल जाता है इस तरह से कि हाँ ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म। दूसरा, हमें कॉमन जो फीचर्स हैं इनके बारे में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, कि इन दोनों की ये सिमिलैरिटी है, इनके ये वाले फीचर सेम है, उसका रिलेशनशिप हमें पता चल जाता है। जैसे अगर हम देखें कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, बाकी वो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें उनके इस कॉमन फीचर की वजह से उनके इस रिलेशन का पता चल जाएगा कि ये इनका रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली नेमिंग करने के लिए उसके इन करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। फिर उनके बाय नेम हम क्लासिफिकेशन और उनकी प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी प्रॉपर ग्रुप में उसको डालने के लिए। इस तरह से अगर हमने उस ऑर्गेनिज्म को फर्दर कभी फ्यूचर में चेक करना हो या स्टडी करना हो, तो हम जस्ट उस ग्रुप में जाकर जहाँ पर हमने इसको क्लासिफाई किया गया है उसका नेम और उसकी प्लेस पुट करके कि क्योंकि इसके यहाँ फीचर्स इनसे मिल रहे हैं तो ये इस ग्रुप में होगा, इस तरह से हमें आसानी से वो दोबारा मिल जाएगा। अब आज ये वाले जो इनके फीचर हैं, आजकल के दौर में बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन प्रिंसिपल को माइंड में रख कर इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अपेरेंट सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से वो बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। और सेम दिखने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे हों, मतलब ये है कि उनके कॉमन बॉडी पार्ट्स या इस तरह से उनका अगर आप एक ही बार देखें तो आपको लगे कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर अगर हैं तो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। होमोलोगस स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि उनके, मैंने पहले भी बताया कि कोई एक फीचर, जैसे अगर उनके विंग्स हैं तो वो दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन विंग्स को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। पहले तो दोनों दोनों ऑर्गेनिजम्स के अगर विंग्स हैं तो ये इनकी सिमिलैरिटी है तो वो इनको करीब ले आएगा एक ग्रुप में रखने के लिए। अगर सिमिलैरिटीज़ इतनी वो नहीं है तो क्लोजली ग्रुप में ये रखेंगे, सेम नहीं है अगर। नेक्स्ट, एनाटॉमिकल और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एज आई अर्लियर सेड, और हमने डिस्कस किया कि एनाटॉमी भी इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि हमें उसकी एवोल्यूशन बेसिस का पता चले। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।